हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आपके सामने हाजिर है हम लोग ओबीजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। टॉपिक टू टॉपिक हमने सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं ओबीजी की, और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो आपको आगे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए एंड आंसर दीजिए, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा रहने वाला है। सो देखिए यहाँ पे आंसर आपके सामने है, आंसर करेंगे आप सभी बच्चे। ए ऑप्शन है, ए नर्स इज असेसिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ बलॉटमेंट। टू मेक दिस डिटर्मिनेशन द नर्स डज विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर करिएगा, ए बी सी डी ऑप्शन है आपके पास में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा। इसमें बलॉटमेंट में क्या होता है कि ये जो साइन है वो मोस्टली 16 to 28 वीक के आसपास दिखाई देता है। इसमें 16 to 28 वीक के आसपास। और इसमें क्या होता है, जो फीटस है, ठीक है, फीटस रीबाउंड होता है। क्या होता है? रीबाउंड होता है एंड रिटर्न होता है। रिटर्न होता है, इसमें एलिसिएट करते हैं। क्या करते हैं? एलिसिएट सर्विक्स, ठीक है, एलिसिएट करते हैं। तो फीटस रीबाउंड एंड रिटर्न आता है, ये शो करता है कि फीटस जो है वो फ्लोटिंग हो रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। फ्लोटिंग इन एमनियोटिक फ्लूइड। कहां पे? एमनियोटिक फ्लूइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर रहेगा, अब आप लोग आंसर करिएगा। तो देखिए ए ऑप्शन है, ऑस्कल्टेट ऑफ फॉर फीटल हार्ट साउंड नहीं, असेस द सर्विक्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी नहीं, पाल्पेबल ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द फीटल मूवमेंट भी नहीं, इनिशिएट अ जेंटल अपवर्ड टैप ऑफ द सर्विक्स, जिससे पता चले कि बच्चा रीबाउंड होके वापस से रिटर्न आता है। इसका मतलब वो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या कर रहा है? फ्लोटिंग कर रहा है, और ये बहुत जरूरी इंडिकेशन है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, और ये बलॉटमेंट जो है वो प्रोबेबल साइन के अंदर आता है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द अप्रोक्सीमेट वेट गेन ऑफ द फीटस बिटवीन 32 to 40 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? अप्रोक्सीमेट कितना वेट बढ़ना चाहिए 32 से लगा के 40 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में? आंसर करिए। तो देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे मैटरनल मदर जो है उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए, ठीक है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे का वेट जो है वो रैपिडली गेन होता है, ठीक है। क्या होता है? रैपिडली गेन उस टाइम पे होता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम पर डे जो रहता है वो वेट गेन यहाँ पर देखने को मिलता है इस टाइम 36 32 से लगा के 40 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट, नॉर्मल क्राउन रम्प लेंथ एट बर्थ इज। क्राउन रम्प लेंथ, सिर से लगा के पैर तक जो लेंथ होती है वो कितनी होती है नॉर्मली? तो ए ऑप्शन है 20 से 25 सेंटीमीटर, 38 से 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 72 से 80 सेंटीमीटर, या 78 से 85 सेंटीमीटर। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? चलिए सभी आंसर करिएगा। क्राउन रम्प लेंथ पूछा गया है, और देखिए क्राउन रम्प लेंथ जो है वो बहुत ही मोस्ट क्रूशियल इंडिकेटर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब रहता है अर्ली प्रेगनेंसी में, ये पता लगाने की कि बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, ये यूएसजी में देखते हैं। लेकिन पता कैसे करते हैं? क्राउन रम्प लेंथ से पता लगाया जाता है। क्लियर है? सो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? अप्रोक्सीमेट 50 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 38 से 50 सेंटीमीटर। और क्राउन रम्प लेंथ जो है CRL, ये अर्ली प्रेगनेंसी में पैरामीटर होता है या इंडिकेटर होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए,
ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर जैसे जैसे बच्चा सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जाता है तो उस टाइम पे उसका बाह्य पैराइटल डायमीटर देखा जाता है, वो इंडिकेशन होता है या पैरामीटर होता है बच्चे की ग्रोथ का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और फिर बोन जो रहती है ना वो भी देखी जाती है, फीमर, लेंथ ऑफ फीमर वो भी देखा जाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। बेस्ट पैरामीटर फॉर एस्टिमेशन ऑफ फीटल एज बाय अल्ट्रासाउंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इज एब्डोमिनल सर्कम्फरेंस, गेस्टेशनल सेक, इंट्राओकुलर डिस्टेंस या बीपीडी बाय पैराइटल डायमीटर। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्राउन रंप लेंथ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चे की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है इसके अंदर रहेगा बीपीडी बाय पैराइटल डायमीटर, और उसके बाद में जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है इसके अंदर एस्टिमेशन पैरामीटर जो रहता है या देखा जाता है वो होता है एब्डोमिनल सरकमफरेंस। ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो एब्डोमिनल सरकमफरेंस याद रखना, एब्डोमिनल सरकमफरेंस। अब आप लोग सोचोगे कि यार यूएसजी में एब्डोमिनल सरकमफरेंस कैसे पता चलेगा, मापेंगे कैसे? तो सब हो जाता है, यूएसजी हर एक डिटेक्शन बताता है, बच्चे की हर एक चीज को बताता है यूएसजी, इसीलिए तो यूएसजी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आपका रहेगा। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तीनों याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द फॉर्मूला विच इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फीटल वेट, जॉनसन फॉर्मूला, शेपर्ड फॉर्मूला, हेडलॉक फॉर्मूला या ऑल ऑफ दिस। आंसर करना है क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जॉनसन फॉर्मूला जो है वो फीटल की हाइट को बताता है। क्या बता है? फीटल की हाइट को एस्टिमेट करता है, फीटल की हाइट को बताता है। शेपर्ड और हेडलॉक फॉर्मूला है, इसको भी यूज किया जाता है, ये यूज करते हैं, ये भी पैरामीटर बताता है बच्चे का वेट कितना है। ये सारे पैरामीटर कौन सा बताता है? शेपर्ड और हेडलॉक, यानी कि सारे पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। और ये इसलिए देखे क्यों जाते हैं, ये तीनों जो चीजें हैं जॉनसन, शेपर्ड, हेडलॉक, ये क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि बच्चे के अंदर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन तो नहीं है, यानी कि आईयूजीआर तो नहीं है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये देखने के लिए, कोई इंट्रायूट्राइन एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये देखने के लिए, ये क्लिनिकली डिटेक्ट करने के लिए हम मैक्रोसोमिया, ठीक है, बच्चे का सिर बड़ा तो नहीं है, बच्चा कौन सी कंडीशन है, ये सारा देखने के लिए हम ये वेट और हाइट को चेक करना जरूरी है। तो ये तीनों फॉर्मूला को उसमें यूज किया जाए, जॉनसन फीटल की हाइट, फंडल हाइट देखने के लिए। ठीक है, और बाकी जो दोनों हैं वो भी पैरामीटर को देखने के लिए ही यूज किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड से ये देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड बाय 9 मंथ प्लस 7 डेज। आपको पता है 9 मंथ प्लस 7 डेज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आंसर करिएगा। 28 डेज के साइकिल में 14th डे पे ओवुलेशन होता है। एंड आपको चीजें ये याद रखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? नेगल्स फॉर्मूला आप जानते हैं, 9 मंथ प्लस 7 डेज में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। हाउ ईडीडी इज कैलकुलेटेड, बहुत ही इजी भाई साहब, फटाफट आंसर करिएगा। और आपको ईडीडी कैलकुलेशन भी आना चाहिए, इसमें गलती मत करना। कभी कभी क्या होता है, सेशन 2026 से 2027 भी हो जाता है, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन 2 मिलेंगे आपको। ठीक है, बाकी 28 डेज की साइकिल अगर होती, कैलकुलेशन की बात कर रही हूँ, 28 डेज की साइकिल अगर होती है तो 14th डे पे ही ओवुलेशन होता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा फिक्स। बाकी अगर आपको 30 दे दे, 32 दे दे, तो जितने 28 से ऊपर जितने डेज दिए हुए हैं वो इस 14 में ऐड कर लेना, उसी टाइम पे ओवुलेशन होता है। यानी कि कभी ओवुलेशन डे निकालो ऐसा भी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, तो 9 मंथ प्लस 7 डेज एंड लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन or relationship of a long axis of the fetus to the that of mother।
फीटल एटीट्यूड, फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल पोजीशन, फीटल लाई। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो फीटल लाई जो है वो फीटस की स्पाइन से मैटरनल स्पाइन के बीच में जो रिलेशन होता है उसको बताता है। ठीक है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो याद रखिएगा यहां पे जो पूछा गया उसका आंसर होगा फीटल लाई, बाकी के सारे भी पढ़ेंगे हम लोग, तो सी डी आंसर रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है कि ये फीटस की, जैसे कि ये मदर की स्पाइन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मदर की स्पाइन है, ठीक है, मैटरनल स्पाइन, मैटरनल स्पाइन से जो फीटस की स्पाइन है, मैटरनल स्पाइन से, सॉरी बार बार, मैटरनल स्पाइन से फीटल की जो स्पाइन है, ठीक है, उसके बीच में क्या रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, फीटल लाई। और ये ट्रांसवर्स हो सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सी पाई जाती है, याद रखना लॉन्गिट्यूडिनल, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसफर भी हो सकती है लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल जो है वो मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा कि पूछा गया है रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस टू दैट मदर। इसका मतलब होता है रिलेशन पूछा गया है फीटल स्पाइन और मेटरल स्पाइन का, तो फीटल लाई। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान देके समझना तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक या मेंटो वर्टिकल। एंगेजिंग डायमीटर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा आपका। एंगेजिंग डायमीटर पूछा गया है, वेल फ्लेक्स्ड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। एंगेजिंग डायमीटर 95% आपको बच्चे में यही दिखाई देता है, ठीक है, तो आंसर करिएगा। तो देखिए बच्चे की स्मूथली लेबर के अंदर, लेबर के प्रोसेस में डिलीवरी हो जाए, इसीलिए ये बेस्ट डायमीटर होता है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो है वो बेस्ट डायमीटर होता है, याद रखिए, सॉरी सब मेंटो है ये, तो ऐसा होता है। देखिए सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो है बी, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है इन द केस ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर बच्चे की डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा डायमीटर होता है, बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, जीएमसी उधमपुर जेकेएसएसबी एग्जाम नियर है, प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, नॉट सेट 10 11 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी एमसीक्यू क्रैश कोर्स ऐप पर मिलेगा आपको, तो जल्दी से जाइए और टेस्ट भी दे दीजिए। बहुत अच्छा ऑफर है, 3999 में आपको टेस्ट मिल रहा है और अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा, ठीक है, तो आप प्रिपरेशन उसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन इज, अब यहाँ पे पूछा गया है द ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन क्या है, क्या है आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन जो रहती है, वैसे आपको पता होगा कि अगर बच्चे का ऑक्सीपुट वाला पार्ट जो है वो पहले है, यानी कि ऐसे बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, तो लेबर के प्रोसेस में दिक्कत होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है, लेबर के, क्योंकि हम तो ये वाला चाहते हैं वर्टेक्स, लेकिन आ रहा है पोस्टीरियर पार्ट, ऑक्सीपुट वाला पार्ट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लेबर का प्रोसेस भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, बैक पेन कॉमनली देखने को मिलता है, और ये प्योरली एब नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का एब नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, एन एब नॉर्मल पोजिशन ऑफ द वर्टेक्स, सी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये पेल्विक केविटी है, यहाँ से बच्चा जो है वो गुजरता है, ठीक है, तो आपको नॉर्मली पता है कि बच्चे का वर्टेक्स पार्ट जो है, यानी कि सिर जो है वो इस तरीके से आगे रहता है, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट पे अगर मैं यहाँ पे ये हटा के बच्चे का मुंह कर दूं इधर, और ये वाला पार्ट ऑक्सीपुट बच्चे का पहले बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये एब नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है इन ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पोजीशन व्हेन
ऑक्सीपुट पॉइंट टुवर्ड सैक्रम इज रिफर्ड एज। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा एवरीवन? चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर अपने आप में एबनॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा, बच्चे का सिर घूमने में भी दिक्कत है क्योंकि उसको वापस से 1/8 सर्कल, आपने सुना होगा 1/8 सर्कल, क्योंकि पोस्टीरियर है तो वापस से कितने सारे सर्कल लेके उसको घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी थोड़ी कम है, हो भी सकता है ना भी हो सके, इसीलिए ये प्रोलॉन्ग्ड लेबर के अंदर आता है। और ये जो रहेगा डायरेक्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पोजीशन है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। पूछा गया है ऑक्सीपुटो पॉइंट इज टुवर्ड फेस सीरम, फेस ही आगे आ गया है, ठीक है, मतलब कि बहुत दिक्कत वाली बात है, प्रोलॉन्ग हो जाएगा लेबर और बच्चे का सिर इतना घूमे ये पॉसिबल कम है थोड़ा सा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एबनॉर्मल सिचुएशन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माल पोजिशन देयर इज saucer shaped depression observed at or just below the umbilicus on abdominal examination। ये क्या होगा, आंसर करिएगा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आप कर रहे हो तो बच्चे के अंदर आपको ये चीज दिखाई दे रही है क्या, कि सॉसर शेप डिप्रेस्ड ऑब्जर्व्ड और जस्ट बिलो द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के जस्ट बिलो, तो ये क्या होगा? चलिए आंसर करिएगा। तो ये भी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर का ही एक पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बता दूं आपको कि ये भी माल पोजीशन यानी कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के बारे में ही बोल रहा है। तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर जब होगा, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चे का पोस्टीरियर पार्ट जो है वो पहले, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है यहाँ पे कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो उस टाइम क्या होता है, जब हम पालपेट करते हैं तो बच्चे की बैक पालपेट नहीं होती है, उसमें क्या होता है, बच्चे के जो पैर हैं यानी कि बच्चे के जो एंटीरियर पार्ट में पैर आ जाते हैं, पैर वाली जो सिचुएशन, लेग वगैरह होता है, लोअर लिम्ब जो होता है वो बच्चे की एंटीरियर पार्ट में आता है, इसीलिए नियर द अम्बलाइकस या बिलो द अम्बलाइकस सॉसर शेप्ड हमें फील होता है। ये कौन से प्रेजेंटेशन में, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, जिसमें प्रोलॉन्ग लेबर और पेन की समस्या भी आती है। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द नर्स इंटरप्रेट right occipito-posterior position in abdominal examination of antenatal woman in third trimester. She interfered that the attitude of the fetus in this position will be। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? चलिए सभी आंसर करना, व्हाट इज द करेक्ट वन? चलिए, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, पोजीशन इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पता चलता है एंटीनेटल वुमन थर्ड ट्राइमेस्टर में। शी इंटरफेयर दैट द एटीट्यूड ऑफ द फीटस इज दिस पोजीशन विल बी डिफ्लेक्स्ड होगा, डिफ्लेक्स्ड होगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। डिफ्लेक्स्ड पोजीशन यहाँ पर हमको दिखाई देगी और रोटेशन टू, वापस से उसको रोटेट भी करना पड़ेगा ऑक्सीपिटो एंटीरियर की तरफ, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो रहता है वो एंगेज में, अगर किसी बच्चे में थर्ड ट्राइमेस्टर में डिफ्लेक्शन है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बच्चे को एंगेजमेंट, जो प्रेजेंटिंग पार्ट जो एंगेज होने वाला होता है बच्चे का सिर, उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वो बार बार रोटेश हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीपिटो एंटीरियर जो रहता है पार्ट, उसमें स्पॉन्टेनियसली जो है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है, एंगेजमेंट नहीं होता है इस सिचुएशन में यहाँ पे, इसीलिए डिफ्लेक्शन की वजह से एंगेजमेंट में जो है वो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोलॉन्ग लेबर वगैरह नॉर्मल है। फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर अ वुमन प्रेजेंटिंग विथ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन vaginal examination is performed on rupture of membrane with an unengaged fetal head to rule out placenta previa, cord prolapse, cervical effacement, adequacy of pelvis for childbirth। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है एंड सभी बच्चे आंसर करिए आप।
चलिए आंसर करिएगा। यस, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आप सभी बच्चे आंसर करते रहिएगा। पूछा गया है कि फॉर अ वुमन प्रेजेंटिंग विथ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, आपको पता है एबनॉर्मल पोजीशन है, प्रोलॉन्ग लेबर पेन भी होता है, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो इन दी केस ऑफ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन होता क्या है कि ऑक्सीपिट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, यानी कि रोटेशन फास्ट होता है ऑक्सीपिटो एंटीरियर का, जिसकी वजह से एंगेजमेंट में डिफिकल्टी आती है, यानी कि एंगेजमेंट पॉसिबल नहीं होता है या फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एंगेजमेंट नहीं होगा, एक तो प्रोलॉन्ग लेबर होगा। ठीक है, एंगेजमेंट जो है वो एंगेजमेंट हेड का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका नहीं होने की वजह से कोड प्रोलेप्स के चांसेस जो रहते हैं, रिस्क बढ़ जाती है। किसकी? कोड प्रोलेप्स की, या मेम्ब्रेन रप्चर होती है उसके बाद में कोड प्रोलेप्स की रिस्क यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबल rate of anterior rotation of occiput if labor progress uneventfully in occipito posterior position? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? चलिए आंसर करिएगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है, तो उसमें ऑक्सीपिटो एंटीरियर आने में स्पॉन्टेनियसली होता है ये प्रोसेस, इस वजह से एंगेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, लेकिन मे बी वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है। मेजोरिटी केस में वजाइनल डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, टाइम थोड़ा ज्यादा ले सकता है, बाकी 90% तक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विच इंटरवेंशन इज टिपिकली फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर अ परसिस्टेंट ऑक्सीपिटो एंड पोस्टीरियर पोजीशन? फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होगा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में? इमीडिएट सी सेक्शन, मैनुअल रोटेशन, फोर्सेप वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैन्युअली रोटेट एक्सपर्ट होते हैं, वो करते हैं, मैन्युअली रोटेशन किया जाता है एब्डोमन, यूट्रस, यूट्राइन जो रहता है यूट्रस, उसके ऊपर हाथ रख के, और फिर ये प्रोसेस होता है, एक्सपर्ट जो होते हैं वो ये चीज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 90% डिलीवरी तो नॉर्मली पॉसिबल है, तो सी सेक्शन पे जाने की, या फिर सी सेक्शन में कब जाएंगे, जब फीटल डिस्ट्रेस या फेलियर हो रहा है उस टाइम पे। ठीक है, फिर सी सेक्शन नॉर्मली ऑप्शन नहीं है, फोर्सेप वैक्यूम भी नहीं, एपिड्यूरल भी नहीं, तो मैन्युअली रोटेशन करवाया जाता है ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर से ऑक्सीपुटो एंटीरियर, क्योंकि हमें क्या करना है, डिलीवरी करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, द फीटल हेड इनिशियली एंगेज करेक्टली बट फेल टू रोटेट एंड रिमेन इन द ट्रांसवर्स पोजिशन, दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? जब हेड का जो पार्ट है वो जितना रोटेट होना चाहिए उतना रोटेट नहीं होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ट्रांसवर्स पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 1/8 सर्कल आपको पता है बच्चा पोस्टीरियर में है, ठीक है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पार्ट में है, अब उसको आना है यहाँ पे डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपरली रोटेट नहीं होगा, होते होते यहीं आया, ऑक्सीपिटो एंटीरियर नहीं आया, तो ये कौन सा हो गया, ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है यहाँ पे इमेज बेस्ड है, आइडेंटिफाई द फीटल पोजीशन शोन इन द इमेज। यहाँ पे कौन सी फीटल पोजीशन आपको दिखाई दे रही है? आंसर करिएगा फटाफट से, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? चलिए सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन? वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीवन आंसर करिएगा।
तो देखिए ये तो आपको पता है कि मोस्ट कॉमनली फीटल पोजीशन या तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता है या फिर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर होता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और इजी है बहुत। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राइट साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा राइट की तरफ है, राइट की तरफ है, ये तो आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे का अगर ये मुंह वाला पार्ट है वो अगर इस तरीके होता है या बैक उस तरफ होती, तब हम किसको क्या मानते हैं, ये लेफ्ट साइड है। लेकिन बच्चे का जो सिर है, मुंह है, वो किसकी तरफ है, राइट की साइड है, तो हम ये राइट हो गया। प्लस उसका ऑक्सीपुट वाला पार्ट जो है वो आगे है, इसका मतलब ऑक्सीपुट हो गया। और एंटीरियर पार्ट है, ये ऑक्सीपुटर का ऑक्सीपुट पोस्टीरियर हो जाता अगर ये ऑक्सीपुट वाला पार्ट यहाँ पर होता, तो बच्चे का सिर कहाँ जाता है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ बच्चे का जो है वो एंटीरियर पार्ट आगे है, इसीलिए राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ये है। तो यहाँ पे RA करेक्ट आंसर होगा। और सेम पोजीशन अगर बच्चे की इस तरफ होगी, बच्चे का ये वाला पार्ट अगर आगे है तो एंटीरियर हो गया, बच्चे का पीछे वाला पार्ट अगर प्रेजेंटिंग पार्ट पे है तो ये पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। और ऑक्सीपुट है, फेस है, क्या है, ये चीज आपको देख के फिर आंसर करना है। मोस्टली यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको ये तो ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट है द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट द ऑनसेट ऑफ लेबर इज, क्या होता है, पोडेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स, शोल्डर, फेस प्रेजेंटेशन। आंसर करिएगा। तो आपको पता है मोस्ट कॉमन, मोस्ट फेवरेबल जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज अ वर्टेक्स, जो डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बेस्ट होता है, बाकी पोडेलिक नहीं। बच्चे के जो हिप वाला पार्ट है वो पहले बाहर आ रहा है, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बच्चे के शोल्डर पहले बाहर आ रहे हैं, शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट पर है, तो ये भी एबनॉर्मल है। फेस प्रेजेंटेशन है, बच्चे का फेस पहले बाहर आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट है 95% ऑफ फीटल प्रेजेंटेशन आर, 95% बच्चों में कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाता है, ब्रिज, शोल्डर, सिफेलिक या फिर लैग। आंसर करिएगा। तो देखिए सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो होता है इसके अंदर ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है सिफेलिक्स में, फिर वर्टेक्स भी हो सकता है, ब्रो प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, या फिर फेस प्रेजेंटेशन भी होता है। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। सिफेलिक जो कि 95% या फिर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेशन होता है। 200 ओल्ड पेपर अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी। प्लस इसमें आपको एनालिसिस भी मिलेगा, तो जल्दी से जाइए और अपना टेस्ट देना शुरू कीजिए। नॉर्थ सेट 10-11 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी किरोशा एकेडमी की ऐप पर एमसीक्यू एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, थ्योरी भी अवेलेबल है। अगर आपका टारगेट नॉर्थ सेट 11 है तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, प्लस मॉसबी के आपको रिकॉर्डेड एमसीक्यू चाहिए तो भी आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अपकमिंग आ रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए किरोशा नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 10th पास, जॉब, RUHS एंट्रेंस, उसी के लिए उसके लिए भी MSc नर्सिंग एंट्रेंस, सभी के लिए यहाँ पे जो है वो आप गाइडेंस मेंटोरशिप लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर से। तो पिछली भी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके चेक जरूर कर लेना क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल ही रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा एंड थैंक यू सो मच।